जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिटी, जो एक बहुत बड़ा ब्रोकर है। उसने 85 रुपीज़ का टारगेट दे दिया है इस कंपनी का। पहले तो 75 रुपीज़ का टारगेट दे के रखा था। कितना? 75 का। अभी भी कितना है? 85 का टारगेट दे के रखा हुआ है विद सेल रेटिंग। सेल रेटिंग का मतलब आप समझ लें, बाई रेटिंग नहीं है, सेल की रेटिंग देकर रखी हुई है। 5 रीजन बताए हैं, उसके बारे में बात यहाँ पर करेंगे। साथ ही कल से मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके लिए आप काफ़ी दिन से परेशान थे, जीएसटी कल से लागू होने वाला है। जीएसटी लागू होने से होगा क्या, सबसे पहले आप समझिए। जीएसटी लागू होने से क्या होगा? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम होने वाला है, समझिए आप क्या होने वाला है। सबसे पहले आप समझेंगे, जीएसटी लागू होने से बहुत सारी कंपनियों के रेवेन्यू के अंदर असर देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू बढ़ सकते हैं, उनकी बिक्री बढ़ सकती है। और ये सबसे बढ़िया न्यूज़ है आने वाले अगले 1 साल के लिए। अगले 1 साल के लिए शानदार न्यूज़ है जीएसटी कम होना। यानी कि अभी तक जीएसटी के 5 रेट होते थे, 4 रेट होते थे, 5, 12, 18, 28, ठीक है। अब 2 रह गए हैं, सिर्फ 5 और 18। उसको लग्जरी को छोड़ दीजिए, जिसमें 40% रहते हैं, उसका कोई इतना ज़्यादा लेना देना नहीं रहता, ठीक है। तो 18 वाले सीधा सीधा 12 वाले, कुछ 18 वाले सीधा किस में आ गए? 5%। और 5% के कुछ तो गायब ही हो गए, सीधा सीधा जीरो हो गया उन पर जीएसटी। तो आपको देखना चाहिए कहाँ कहाँ पे जीएसटी जीरो हुई है। और असर भी देखने को मिला है। पिछले काफ़ी दिन से जो अनाउंसमेंट देखने को मिला था, उसका असर भी देखने को यहाँ पर मिल गया है। चलिए, तो जीएसटी के बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है, जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है। साथ ही यहाँ पर चर्चा होने वाली है H1 वीज़ा, बी वीज़ा, ठीक है, H1B वीज़ा। इसके अंदर कल कुछ बोला गया था, आज थोड़ा सा संशोधन देखने को मिला है, लेकिन फिर भी इंडिया के लिए ये बैड न्यूज़ ही है। तो बड़ी दिक्कत वाली बात आ गई है कि कल एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव न्यूज़। तो कल होगा क्या, ये खासकर वो सोच रहे हैं जो कॉल पुट के अंदर खेलने वाले हैं। कॉल पुट के अंदर नहीं खेलना है आपको, कुछ नहीं होने वाला। H1B वीज़ा सिर्फ अमेरिका के लिए है ना। क्या हम अमेरिका से ही व्यापार करते हैं? क्या हमारे देश के लोग सिर्फ अमेरिका के अंदर ही जाते हैं और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर नहीं जाते हैं? क्या हम खुद अपना बिजनेस नहीं करते हैं? समझिए, सारी बातों को आप समझेंगे। एकदम से होपलेस नहीं हो जाना है। एक के पीछे अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो कुछ और भी अच्छी चीज़ें निकल कर आती हैं, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर समृद्धा मदरसन इंटरनेशनल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 5 रीजन कौन से बताए गए हैं। तो टारगेट प्राइस यहाँ पर देखिए 15% ऊपर का थोड़ा सा कर दिया गया है, टारगेट्स को ऊपर बढ़ा दिया गया है, लेकिन करंट का प्राइस 109 रुपये चल रहा है। किसका? संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का, ठीक है। तो पहले क्या दिया हुआ था, अब क्या दिया गया है, कौन से रीजन है 5 जिनकी वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो देखिए, जो रीजन बताए हैं कंपनी ने, जिसकी वजह से टारगेट यहाँ पर देखिए पहले 75 का दिया हुआ था, अब इस समय 85 का कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाया है, लेकिन अभी भी सेल की रेटिंग ही दे के रखी हुई है। कैपेक्स एंड डेट बर्डन के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि कैपेक्स इतना किया जा रहा है, डेट बर्डन यहाँ पर, तो अर्निंग पर इसका असर पड़ेगा नहीं। देखिए, कैपेक्स अगर कंपनी लेकर आती है, डेट बर्डन बढ़ता है जब कैपेक्स किया जाता है, बड़े बड़े एक्विजिशन किए जाते हैं, ठीक है, तो उसका असर पड़ता है। लेकिन कंपनी ने इसको निगेटिव सोच लिया। कोई बात नहीं, अलग अलग का सोचना है। आप सिटी की बातों को सुनिए, लेकिन ये नहीं कि सीरियस हो जाना है, सीरियस नहीं होना है। इनके पीछे बहुत बहुत लोग रहते हैं, कॉल पुट का खेल खेल के शेयर को गिरा देते हैं, कमा के निकल जाते हैं, फिर शेयर भाग जाता है। कार ट्रेड को भी ऐसे ही गिराया गया था जेएम फाइनेंशियल के द्वारा, लेकिन गिरने की वजह वो और ऊपर की साइड में भाग गया, ठीक है। हायर डिप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कॉस्ट, देखिए सारी चीज़ें होती हैं। ये बड़े बड़े लोग लोन लेते क्यों हैं? आपने अगर मान के चले कि आपने 50 लाख रुपया उठा लिया 9% के ब्याज पर, तो आपसे शायद वो नहीं संभलेगा, लेकिन ये कंपनी संभाल लेगी, उस 50 लाख को बहुत अच्छी जगह लगा देगी। अच्छे अच्छे एक्विजिशन हो जाएंगे, कंपनी का काम और करना शुरू हो जाएगा, छोटी छोटी कंपनी को खरीद लिया जाएगा। तो इन 50 लाख को थोड़ा थोड़ा करके देंगे और उससे कमा लेंगे ज़्यादा। 50 लाख से कई गुना कमा लेंगे पैसा, लेकिन आप नहीं कमा पाएंगे कर्ज से। इसलिए जो बड़ा प्लेयर होता है, ज़्यादातर केस में, देखिए मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, वो लोन लेकर रखता है और उससे बड़ा पैसा कमा कर ले जाता है। चलिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मार्जिन कुड सम डाउनवर्ड प्रेशर चैलेंज, यहाँ पर देखिए मार्जिन पर असर देखने को मिल जाता है।
ईवी ऑर्डर्स दिए। यूरोप के अंदर आपको मालूम ही क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, लड़ाई चल रही है इस समय। लेकिन यूरोप के अंदर भी आप इतना ज़्यादा सीरियस अभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि लड़ाई सिर्फ एक से है इस समय। आप देखेंगे कहीं किसी दूसरे कंट्रीज़ के अंदर आपने देखा कि ब्लास्ट हो किया है? नहीं किया है। किसी और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर ब्लास्ट नहीं किया गया है। किसके द्वारा? पुतिन के द्वारा। बीच में पोलैंड के अंदर एक बार ड्रोन को भेजा जरूर था, लेकिन ओवरऑल मिला के देखेंगे यहाँ पर कुछ भी आप देख सकते हैं बड़ा चैलेंज है, ऐसा है वैसा है। अभी केवल वे हथियार दे रहे हैं, उधर की तरफ लड़ाई हो रही है। दो देश की ही नुकसान हो रहा है, एक तो रसिया का और दूसरा बात करें तो यूक्रेन का। याद रखें इस सारी चीज़ों को, ठीक है। ग्लोबल डिमांड रिमेन अनसर्टेन, ठीक है। देखिए ग्लोबल डिमांड में तो आप ये समझ सकते हैं कि लड़ाई केवल यहाँ पर नहीं है, लड़ाई में इजराइल भी, हमास भी है, ठीक है। अब इजराइल की बात करें तो क्या ईरान से डायरेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई हो रही है? नहीं हो रही है। हमास को तो धुलाई चल रही है, हमास की, हूतीस की चल रही है। तो इतनी भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है जी। आप तो सिटी के खिलाफ जा रहे हैं। देखिए सिटी के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, सोचने का तरीका है, हर किसी का अपने अपने तरीके से सोचना पड़ता है। चलिए जियोपॉलिटिकल, देखिए जियोपॉलिटिकल आप समझेंगे कि ट्रंप ने सबसे ज़्यादा फैला के रखा हुआ है। ये ट्रंप शांत बैठ जाए तो कुछ भी जियोपॉलिटिकल कुछ भी नहीं। लेकिन धीरे धीरे काफ़ी दिन हो गए, लोगों को समझ में आ गया। देखिए कितने दिन से लड़ाई चल रही है, इंडियन मार्केट पे कोई असर पड़ा या दूसरे मार्केट पे कोई असर पड़ा, रसिया के मार्केट पे कोई असर पड़ा? कुछ नहीं, सब धंधा पानी चल रहा है, सब चलता रहेगा, कोई डरने और घबराने वाली बात नहीं है। तो क्या करना चाहिए? देखिए आपको मैंने क्या बोला है कि करना आपको एक ही है। सिटी हैज फ्रेश टारगेट यहाँ पर दिए हैं 85 रुपये के, देख लीजिए। और उससे पहले कितना था? 75 रुपीज़ के आसपास था। तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जगह आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के आपको क्या करना है? आपको एक ही चीज़ करनी है कि कंपनी के अंदर जो बात बोली गई है किसके द्वारा, सिटी के अंदर, उस पर डीप स्टडी करनी है। अब ये भी नहीं कि मैंने बोल दिया है तो आप मेरी बात पर ही आप ब्लाइंडली कॉपी कर लेंगे, नहीं, आपको अपने से स्टडी करनी है इस कंपनी के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंपनी ने क्या बोला है। चलिए बात करते हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल की। तो देखिए रेवेन्यू टारगेट यहाँ पर देखेंगे 108 बिलियन डॉलर का यहाँ पर रखा है कंपनी ने 2030 का। ये देखिए कंपनी बोल रही है, इसके पीछे का कुछ रीजन बोल रही है। दिस यहाँ पर जो गोल रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ पर क्या किस लिए बोला गया है? यहाँ पर देखिए अभी करंटली कितना है? 25.7 बिलियन डॉलर। तो ये लगभग 4 गुना यहाँ पर ऊपर का रेवेन्यू बोला जा रहा है। 2030 तक कंपनी बोल रही है। उसके पीछे के रीजन बता रही है। कंपनी के एम है ग्रोथ, डाइवर्सिफाइड अपने आप को, और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर भी, यानी कि जो अभी ऑटो सेक्टर के अंदर कंपनी काम कर रही है उसमें, उसके अलावा भी कंपनी और अपना बिजनेस फैलाना चाहती है। साथ ही कंपनी आप देखेंगे ये कंपनी एक्विजिशन बहुत करती है, छोटी छोटी कंपनियों के अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाती जा रही है, ठीक है। तो ये लगातार इतने दिन हो गए, लगातार 30, 35, 40 कंपनियों का एक्विजिशन हो चुका है। तो वो वैसे ही नहीं होता है, पैसा भी लगता है उन सारी चीज़ों में। तो और मिला के देखें तो आने वाले टाइम में मुझे तो इस कंपनी के अंदर जान लगती है। एक प्लस पॉइंट हो जाएगा जीएसटी का, ठीक है। जीएसटी का प्लस पॉइंट क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑटो सेक्टर के अंदर जो 28% का जीएसटी लगता था वो घटाकर 18% हो गया है। तो ऑटो सेक्टर में आप देखेंगे कि कंपनियों ने बोल दिया गया है, दोस्तों बहुत सारी कंपनियों के द्वारा बोल दिया गया है कि जीएसटी की वजह से अब हमारे प्राइस सस्ते हो जाएंगे, ठीक है। वो एयर कंडीशनर की बात हो, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन की बात हो, तो देखिए शेयर्स में आप नज़र बना के रखें, आपके पास शेयर होंगे। उन शेयर्स में आप देखिए कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनके भाव अभी तक 28% की जीएसटी के होते थे। देखिए एयर कंडीशनर का शेयर आपके पास है, या आपके पास कोई ऐसा शेयर है जो टेलीविज़न बनाने वाली कंपनी है, टीवी बनाने वाली कंपनी है, वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनी है। देखिए सबसे पहले उठा के तो आप पाएंगे बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि पराग मिल की बात करें 5% या 0 हो गया सीधा, प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट हैं, ठीक है। देखिए ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड आप देख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मोबाइल से लेकर सारी चीज़ें। रेडिंगटन को आप देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि आईफोन जो नया वर्जन अभी निकल कर आया है उसको देख सकते हैं आप कि कितनी ज़्यादा डिमांड उसकी बढ़ी हुई है, ठीक है। इतने महंगे महंगे फ़ोन यहाँ पर ख़रीदे जा रहे हैं अमेरिका के, और उधर देख सकते हैं अमेरिका क्या हाल हमारे देश के अंदर कर रहा है। आईफोन को ख़रीदना ही नहीं है, इनका माल को ही मत खरीदिए, मना कर दीजिए, नहीं भाई आईफोन नहीं खरीदेंगे, ठीक है। अब बात फिर आती है फिर क्या खरीदेंगे। समस्या तो यही है कि अपने देश को और आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाना है। ये इंडिया के लोग ही जा रहे हैं,
जो आईफोन के पूरे सॉफ्टवेयर और नए नए डेवलपमेंट, उसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजी दी जा रही हैं, और 70-70, 80-80 हज़ार रुपये के फ़ोन बेचे जा रहे हैं इंडिया के अंदर आकर। इंडिया के लोग ही बना रहे हैं और मार्केट भी इंडिया के अंदर ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेडिंगटन के अंदर तेज़ी बनी है, ज़बरदस्त। मोबाइल फ़ोन का बहुत बड़ा बिजनेस उस कंपनी का, एप्पल से बहुत बड़ा बिजनेस निकल कर आता है, अमेरिका और इंडिया से बड़ा रेवेन्यू निकल कर आता है टोटल। तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, देखिए अभी तक तेज़ी बन रही है। आप कहेंगे जीएसटी अब देखिए कल से लागू होने से एक्शन तो पहले ही हो जाता है। अब आप कहेंगे ये अब तो कल से लागू हो गया, मैं कल शेयर खरीदता हूँ, एक्शन पहले ही हो गया। ऑटो सेक्टर के यहाँ बहुत सारे शेयर्स उठा के देख लीजिए, उनमें ज़बरदस्त तेज़ी बन गई है, और कल देखिए गिरावट का एक बड़ा रीजन हो सकता है। दोस्तों ये कंसर्न ऐसा है कि कल गिरावट हो सकती है। देखिए कुछ चेंज भी हुआ है जो लोगों के लिए, देखिए अभी तक क्या है ये देखिए समझिए पहले। H1 वीज़ा क्या होता है, H1B वीज़ा क्या होता है। देखिए अमेरिका की, इंडिया की कंपनी कोई अमेरिका के अंदर काम करे, या विदेशों की कोई भी कंपनी अमेरिका के अंदर काम करे जाके, या फिर अमेरिका वाली कोई भी कंपनी है, ठीक है, उनको अगर एम्प्लॉय चाहिए तो इसके थ्रू एक रास्ता मिल जाता है वहाँ पर पहुँचने का। तो अभी तक क्या था कि कंपनी ही 1 से 6 लाख रुपया, वो 2 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, ठीक है, वो सरकार को यानी कि अमेरिकी सरकार को देके सीधा रास्ता खोल दिया जाता था। देखिए कुछ तो बाहर के लोग आप मंगा रहे हैं, अब क्या हमें क्या दे रहे हो, मतलब कि अमेरिकी सरकार को क्या दे रहे हैं। तो कोई भी कंपनी है, मान के चलिए कि टेस्ला है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, कोई भी कंपनी है, उसने इंडिया के लोगों को मंगाया, किसी एक लोग को हायर किया, ठीक है। तो H1B वीज़ा के तहत वो अमेरिका के अंदर पहुंचा, 2 लाख 3 लाख रुपया उसका सरकार को दे दिया, अमेरिकन सरकार को, और वो वहाँ पर काम करने लगा 1 से 2 साल 3 साल जितने भी साल काम करना है, ठीक है। बस इतने में काम हो गया, उसको सैलरी मिल रही थी, बस यहीं तक थी बात। लेकिन अब क्या हो गया, वो जो 1-2 लाख रुपए की फीस थी वो बढ़ाकर कितनी कर दी है, यहाँ पे देखिए कितनी कर दी है, $1 लाख, लगभग 88 लाख, ठीक है, कितनी कर दी है, 88 लाख रुपया कर दी है। 88 लाख रुपया अगर किसी कंपनी को विदेश से कोई भी एम्प्लॉय मंगाना हो तो सरकार को पहले कितना देना पड़ेगा, 88 लाख रुपया देना पड़ेगा, और ये वन टाइम फीस है। अभी तक क्या था कि ऐसा लग रहा था कि हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बस वन टाइम फीस है, उसको दे के आप इसके तहत आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लैरिफाइड कर दिया गया है लोगों को, बहुत सारे लोगों को दिक्कत थी, और 24 तारीख ही डेट रख 22 तारीख ही लास्ट डेट रख दी इसकी कि सभी जो भी बाहर हों, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने तो बोल दिया कि भाई बाद का पैसा आपको देना पड़ेगा, आप सब पहुंच जाए। लेकिन बाद में क्लैरिफाई किया है कि ये सब कुछ जो फीस है बड़ी, ये नए लोगों के लिए, पुराने लोगों का नहीं है। जो काम कर रहे हैं वो पहले ही फीस पर काम करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब इसमें देखिए लगभग 60-65 हज़ार लोग हर साल अमेरिका के अंदर जाता है, किस पर, H1B वीज़ा पे, उसमें से 75% इंडियन होते हैं। तो इसका सीधा असर पड़ेगा इंडिया पर, किस पर पड़ेगा, इंडिया पर इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि इतना सारे लोग वहाँ पर जाते थे, इतने सारे लोग जाते थे, तो बड़ा भारी रेवेन्यू इंडिया के अंदर आता था, ठीक है, बड़ा डॉलर आता था, डॉलर से फॉरेन रिजर्व बढ़ता था, ठीक है दोस्तों। ये लेकिन अमेरिका के लिए आसान भी नहीं है। देखिए अमेरिका के अंदर ये हो क्यों रहा है, क्योंकि वहाँ पर जॉब, देखिए बेरोजगारी बढ़ने से यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि विदेशों के लोग आएंगे, अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं, अमेरिका के लोगों को काम क्यों नहीं दिया जा रहा। देखिए वहाँ पर टर्म एंड कंडीशन इस तरीके की है, समझिए कि वहाँ के लोग इतने पैसे में काम करने के लिए तैयार नहीं है, वे रेडी नहीं है इतने पैसे में, दूसरे देश के लोग तैयार हैं। तो यहाँ पर कंपनी भी सोच में पड़ गई है, अब क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर यहाँ से स्विच ही कर लेना है, अमेरिका में अब रहकर काम करने से कोई फायदा नहीं है। तो इस एक्शन से जॉब तो क्या बढ़ेंगी, अमेरिका के अंदर जो बची हुई कंपनियां हैं वो वहाँ से हटकर कहीं दूसरे देशों के अंदर ही जाएंगी। अब ये होने वाला है। दूसरी तरफ लगा के रखा हुआ 50% का टैरिफ, अलग अलग टैरिफ लगा के रखा हुआ है, तो एक प्रकार से बांध दिया है, ट्रंप ने बांध दिया कि आप बाहर जाओगे, बाहर से फिर इधर की तरफ माल बनाओगे तो बड़ी दिक्कत परेशानी होगी, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखते हैं क्या होता है। फिलहाल देखिए एकदम से ही किसी तरह का कोई एक्शन लेना ये सही नहीं होता है, ठीक है। ये फीस भी धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती थी, अलर्ट दिया जा सकता था, डायरेक्टली बोल दिया जा सकता था वार्निंग कि अगर आप ऐसा करेंगे, अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो फिर इतना उस पर फाइन लगाया जा सकता है। एकदम से देखिए ऐसा होता है कि कोई बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, चल रही है, वहाँ पर अपने बजट के अकॉर्डिंग लोग लिए जाते हैं। दूसरी बात, उस बजट में कितने टैलेंट लोग रहते हैं, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अमेरिका के H1B वीज़ा, जो स्मार्ट प्रोफेशनल टैलेंटेड लोग विदेशों से क्यों मंगाए जा रहे हैं, एक तो सस्ते मिल रहे हैं,
दूसरा वो टैलेंटेड है। अब यहाँ पर एक तो महंगे मिलेंगे, वो टैलेंट नहीं रहेगा, तो फंस गए ना यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल अभी तक काम चलेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ठप हो जाएगा, संशोधन भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये दोनों चीज़ें इंडिया के लिए तो ख़राब है ही है, लेकिन अमेरिका के लिए भी ख़राब है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो इंडिया का जो टैलेंट अगर वापस आ जाता है तो शायद इंडिया बहुत ऊपर इजराइल और दूसरे देशों की तरह तरक्की कर सकता है, क्योंकि टैलेंट यहीं पर रहेगा, तो नई नई चीज़ें आविष्कार में आएंगी। धन्यवाद।